आज का जो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है। प्रश्न सिंपल सा है लेकिन लैंग्वेज में सिर्फ लिखा गया। प्रश्न ए पूछ रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस 78% पाई जाती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे प्रश्न का सार क्या है। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। बाकी अब पूरा प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। परसेंटेज कितना? 78%। नाइट्रोजन बोले तो N2, नाइट्रोजन गैस कितना है? 78%। तो हम यहाँ नोट करके लिखा दे रहे। देखिए यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा। हम लोग दो तरह से गैस को छोड़ते हैं। एक तो हम लोग गैस मतलब लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जो गैस लेते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेते हैं, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो आपसे प्रश्न पूछेगा सांस जो हम लोग लेते हैं उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन लेते हैं, या ऑक्सीजन के बारे में भी पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेते हैं और छोड़ते हैं। इधर N2 बोले तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जितना भी वायुमंडल में है 78%, यानी नाइट्रोजन हम लोग कितना लेते हैं? 78%। और नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन है कितना छोड़ते हैं? 78%। यानी जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन कितना लेते हैं? लगभग 21%। ये जो 78% देख रहे हैं एक्यूरेट नहीं है, लगभग है। यानी कहीं 78% भी देखने के लिए मिलेगा और कहीं 79 यानी 79% भी देखने के लिए मिलेगा। O2 ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। लेकिन 21% नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को जो हम लोग लेते हैं 21%, और उसमें जो कुछ ऑक्सीजन रहता है वो क्या होता है? रक्त में जैसे में मिल जाता है। तो कुछ हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। तो जब कुछ ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं तो हम लोग छोड़ते कितना? 17%, 17% लगभग। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते कितना है? 0.03%, यानी 0.03% या 0.04%। और वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। यानी जितना वायुमंडल में पाया जाता है उतना हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। यानी जब सांस लेते हैं तो जितना वायुमंडल में पाया जाता है उतना लेते हैं, लेकिन कुछ जो गैस है उसका हम लोग यूज कर लेते हैं, और कुछ जो गैस है उसको हम जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग कितना लेते हैं? 78%। छोड़ कितना देते हैं? 78%। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते कितना है? 21%। लेकिन कुछ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। छोड़ते कितना है? 17%। यूज कितना करते हैं? 4%। तो प्रश्न पूछ सकता है कि हम लोग यूज कितना करते हैं, यानी लगभग में सब है। CO2 वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.03%। छोड़ते कितना है? लगभग 4%। तो यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं नाइट्रोजन, यानी पहला पे नाइट्रोजन, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा दूसरा पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। सेकेंड ऑक्सीजन। लेकिन सर ये थर्ड, तो यहाँ पे CO2 होना चाहिए, नहीं। थर्ड पे जो होगा जल वाष्प, जल वाष्प। तो जल वाष्प दिया गया, प्रश्न पूछा गया NTPC ग्रुप डी में। देखिए यहाँ पे जल वाष्प लिख लीजिएगा, जल वाष्प, ये तीसरा नंबर पे आएगा। यानी अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन है तो आंसर नाइट्रोजन होगा। प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सी गैस, या निम्नलिखित में सर्वाधिक कौन सी गैस छोड़ते हैं, डॉट डॉट मतलब रहेगा छोड़ते हैं। तो अगर नाइट्रोजन रहेगा तो पहला पे नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन रहेगा तो सेकेंड पे ऑक्सीजन होगा, नहीं तो क्या होगा? जल वाष्प, और चौथा पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन इस तरह से रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में है जल वाष्प, ऑप्शन ए में क्या है? जल वाष्प। मान लीजिए ऑप्शन ए में जल वाष्प है, ऑप्शन बी इसको कर देते, ऑप्शन बी में CO2, और ऑप्शन सी में क्या है? N2, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। लेकिन मान लीजिए नाइट्रोजन नहीं रहेगा
तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो आंसर क्या होगा, जल वाष्प। आंसर क्या होगा, जल वाष्प। लेकिन ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं मारिएगा। ऑप्शन में क्या आंसर होगा, जल वाष्प। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और हीलियम अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम, भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम। तो भूपर पट्टी पर अगर आप तत्वों का क्रम देखिएगा तो सबसे पहले इसका जो क्रम है उसको आप नोट कर लीजिए। ओ एसआई एल यानी एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या सिलिकॉन बोलिए, ओ हो गया, एसआई हो गया, एल हो गया, एफी हो गया, एफी, सी एन ए यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन या सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। तो जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है पृथ्वी पे यानी भूप्रपट्टी पर कौन सा है, ऑक्सीजन। सेकेंड पे सिलिकॉन, थर्ड पे एल्युमिनियम। लेकिन इसमें भी कैटेगरी बांट देता है। जैसे में ऑल ओवर अगर मान लीजिए बात कर रहा है, जैसे में एक ग्रुप है उसमें गर्ल और बॉय दोनों है, यानी लड़का और लड़की दोनों है। तो मान लीजिए टोटल जो संख्या है 50 है। यहाँ पे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, टोटल जो संख्या कितना है 50 है। इसमें से कुछ गर्ल है, मान लीजिए गर्ल की जो संख्या 30 है और बॉय का मान लीजिए 20 है, यानी लड़कों की संख्या 20 है और गर्ल यानी लड़कियों की संख्या 30 है। तो इसमें से अगर ओवरऑल पूछेगा, एक ग्रुप ए का है और मान लीजिए ग्रुप बी भी बनाते हैं वो, लेकिन इसमें से अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा संख्या तो क्या बताइएगा, लड़कियों का। लेकिन ओवरऑल बात करेगा, प्रश्न को आप समझ नहीं पा रहे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक बी ग्रुप है और एक ए ग्रुप है। बी ग्रुप में टोटल अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 मान लीजिए संख्या टोटल, जिसमें से 40 लड़कियों की संख्या और मान लीजिए 20 लड़कों का संख्या। तो अगर ओवरऑल पूछा जाएगा दोनों ग्रुप से तो किस ग्रुप में सर्वाधिक है, बी ग्रुप में 60। लेकिन अगर ग्रुप से अगर कैटेगरी बांट देगा, जिसमें प्रश्न पूछेगा किस ग्रुप में लड़कियों की संख्या अधिक है तो ग्रुप नंबर बी। लेकिन प्रश्न पूछेगा बी ग्रुप में किसका संख्या अधिक है तो आंसर होगा 40 यानी लड़कियों का। अगर प्रश्न यही पूछेगा ए ग्रुप में किसका अधिक है, लड़कियों का। दोनों में अधिक है इसलिए क्या हो रहा, लड़कियों की संख्या अधिक हो जा रहा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यानी ओवरऑल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ओवरऑल अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कैटेगरी बांट दिया, प्रश्न पूछेगा भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु, प्रश्न में कैटेगरी बांट दिया यानी धातु। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु। ऑक्सीजन क्या है, अधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। उपधातु। बाकी जो इधर दिया गया है क्या है, धातु। तो अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है तो आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। क्योंकि धातु में सर्वाधिक कौन सा है, एल्युमिनियम। ओवरऑल बात करेंगे तो ऑक्सीजन। लेकिन यही प्रश्न पूछा भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपधातु कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन। अगर अधातु पूछेंगे तो ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक कौन सा अधातु पाया जाता है, ऑक्सीजन। ओवरऑल पूछेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे साइड, यहाँ पे लिख लीजिएगा एसआई। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। मानव शरीर में तत्वों का क्रम, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद देखिए OCH, यहाँ पे होगा सोडियम, यहाँ पे नोट करिएगा सोडियम, सोडियम, और यहाँ पे होगा कैल्शियम। तो ये हो गया।
तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए मानव शरीर में तत्वों का क्रम तो ऑक्सीजन सर्वाधिक होगा। लेकिन इसमें भी क्या कर सकता है, कैटेगरी बांटेगा। तो जो ऑक्सीजन है क्या है, अधातु। अधातु इसको लिख लीजिएगा। कार्बन क्या है, कार्बन, कार्बन भी अधातु है। तो ऑक्सीजन और कार्बन अधातु में आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और सोडियम और कैल्शियम धातु में आ जाएगा। तो अगर प्रश्न पूछेगा मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ओवरऑल बात कर रहा है, इसका कहने का मतलब ओवरऑल में क्या होगा, ऑक्सीजन। लेकिन प्रश्न पूछेगा मानव शरीर में कौन सी धातु, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सी धातु पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। लेकिन यही प्रश्न पूछेगा अधातु तो ऑक्सीजन, धातु में पूछेगा हाइड्रोजन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, मैग्नीज, जिसको हम बोलते हैं Mn। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 25 यानी 25। तो क्या करता है, कभी कभी तत्वों का नाम ना देके परमाणु संख्या दे देता है। तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज, मैग्नीज, और इसका परमाणु संख्या कितना है, 25। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या 12 है और मैग्नीज का जो परमाणु संख्या है 25 यानी 25। मैग्नीज आप लिखिएगा, मैग्नीज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों द्वारा जो पहला कारखाना खोला गया था वो कहाँ खोला गया था, मछलीपट्टनम, या जिसको हम मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, उसी का नाम क्या है, मछलीपट्टनम लिखेगा। आपको जब आप उसको सर्च करिएगा तो क्या लिखेगा, मछलीपट्टनम। ये कहाँ, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश। तो जो मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना खोला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम। और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अभी हम आपको लोकेशन बता रहे हैं, पूर्वी। लेकिन कैटेगरी बांटेगा, जैसे मान लीजिए कैटेगरी में बांट देता है, पूर्वी तट पे पूछेगा तो पहला कारखाना कहाँ होगा, मसूलीपट्टनम। लेकिन पश्चिमी तट पे पूछेगा तो पहला कारखाना कहाँ होगा, सूरत। पहला कारखाना कहाँ होगा, सूरत। लेकिन ओवरऑल में बात करेगा कि अंग्रेजों के द्वारा दूसरा कारखाना कहाँ खोला गया, सूरत में। लेकिन पश्चिमी घाट पे बात करेगा तो पहला कारखाना हो जाएगा सूरत। पश्चिमी घाट पे सूरत यानी पहला, ओवरऑल में सेकंड है। और पहला कहाँ खोला गया, तो मसूलीपट्टनम। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप नोट करिएगा। देखिए प्रश्न लिखा है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडटन, नाम क्या है, मिडटन ने सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों का परास्त किया। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिमी भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एक करोड़पति में पूछा गया था। सबसे ज़्यादा जो सवाल है 15 करोड़ का, ये प्रश्न पूछा गया सबसे लास्ट में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आप इसको नोट करिएगा। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली कोचीन में यानी केरल 1503 में, डच मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में, अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611, डेनिश ट्रावनकोर तंजौर 1620 में, फ्रांसीसी सूरत गुजरात 1668 में। प्रश्न ये बोल रहा है यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री, यानी प्रश्न में पूछा अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया, मसूलीपट्टनम 1611 में, पुर्तगाली के द्वारा कोचीन केरल 1503 में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो सबसे पहले अंग्रेजों का जो आने का क्रम था
वो यही क्रम है, ये जो क्रम दिया गया है एक क्रम में दिया गया है। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। आपको याद किस तरह से करना है? सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। डच को देखिएगा तो 2 अक्षर से है, तो डच दूसरा पे, यानी डच दूसरा नंबर पे है। अंग्रेज को देखिएगा तो तीन अक्षर से है, तो अंग्रेज किस नंबर पे आया? तीसरा नंबर पे। डेनिश यानी डी को अगर आप पोजीशन देखिएगा तो कैमा नंबर पे? चौथा नंबर पे। तो डेनिश जो आया चौथा नंबर पे आया। तो यानी पहला पे पुर्तगाली, दूसरा पे डच, तीसरा पे अंग्रेज, चौथा पे डेनिश और लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे बाद में भी छोड़कर कौन गया? पुर्तगाली। आया कब था? 1498। कहाँ? कोचीन, केरल में। सबसे पहले कोचीन, केरल। देखिए यहाँ पे लिखा 1498। और सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी कौन गया? पुर्तगाली 1961 में। 1961 में। देखिए ये आपका गोवा रहा। तो सबसे पहले गोवा 1961 में, यानी सबसे बाद में पुर्तगाली गया छोड़कर 1961 में गोवा को। सबसे बाद में यहाँ कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। तो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए, प्रश्न पूछेगा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। और एक कब मुक्त हुआ था? 1961 में। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये रहा मसूलीपट्टनम। यहाँ पे मसूलीपट्टनम नहीं लिखा गया, मछलीपट्टनम लिखा गया। तो इसका नाम क्या है? मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम भी ऑप्शन में दे सकता है और मछलीपट्टनम भी ऑप्शन में दे सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये रहा गोवा का ऑल ओवर में लोकेशन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और पुर्तगालियों के द्वारा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट और, पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में पहली, देखिए पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में यहाँ पे प्रेस का स्थापना किया गया था। प्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त है? पहला प्रश्न पूछेगा, पहला पे कौन है? सचिन तेंदुलकर। और दूसरा पे एम.एस. धोनी। एम.एस. धोनी। पहला पे सचिन तेंदुलकर, दूसरा पे एम.एस. धोनी, तीसरा पे पूछा जाएगा विराट कोहली, चौथा पे पूछा जाएगा रोहित शर्मा। देखिए पहला पे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कब मिला था? 1997-98 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1991-92 में। पहला अगर क्रिकेटर पूछा जाएगा सचिन तेंदुलकर 1997-98 में। दूसरा पूछा जाएगा एम.एस. धोनी 2007 में। तीसरा पूछा जाएगा विराट कोहली 2018 क्रिकेटर में बात कर रहे हैं। और चौथा पूछा जाएगा रोहित शर्मा 2020। यहाँ पे क्रम से आप इसको कर लीजिएगा। रोहित शर्मा 2020, यहाँ पे ज़्यादा हौच पोच हो रहा है तो इसको यहाँ से क्लियर कर लीजिए। रोहित शर्मा 2020 चौथा। और पांचवा पूछा जाएगा मिताली राज 2021 में। क्रिकेटरों का ये क्या है? क्रम है। लेकिन अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद। और जो पुरस्कार का जो राशि है 15 से बढ़ाकर, देखिए 15 का 7.5, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25। जो पुरस्कार का जो राशि है कितना कर दिया गया? 25, यानी 25 लाख अब दिया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो तीसरा कौन हो जाएगा? विराट कोहली। पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा एम.एस. धोनी, चौथा रोहित शर्मा और पांचवा मिताली राज। इसको आप याद रखिएगा, 2021 में दिया गया।
खेल रत्न अवार्ड जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो दिया गया है, इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिताली राज, अबनी लखेरा, PR श्रीजेश, लवनी बोरगोहन, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, 2021 में हुआ। जो इसका कारण है कोरोना वायरस। आपको मालूम है कि 2020 में नहीं हुआ, तो हुआ कब? 2021 में। टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का था टोक्यो ओलंपिक। नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक, लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक उसमें क्या जीता? मेडल। PR श्रीजेश पैरा ओलंपिक, अबनी लखेरा पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक में अबनी लखेरा पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? अबनी लखेरा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मिताली राज। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, पहली महिला क्रिकेटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? एक कल ही प्रश्न आपको बताया गया था, GST। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। GST कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और जो कल प्रश्न पूछा गया था, किस समिति के सिफारिश पे? अरविंद सुब्रमण्यन समिति। अरविंद सुब्रमण्यन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित यानी ट्रांसलेट करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है? तो आंसर क्या होगा? इंटरप्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर ए। उस मेट्रो रेलवे या रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। कौन सा है? दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्रिलिन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्रिलिन हार्मोन। तो ये राइट हो जाएगा इसका। और एड्रिलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? लाडो या उड़ो हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्री स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और भूमि और समुद्र के ताप में अत्यधिक वृद्धि का खुलासा किया गया? तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? मौसम विज्ञान के द्वारा यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो ये हालांकि प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन ये किससे संबंधित है? साइंस से संबंधित है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ ऐड कर लिए। ये जो प्रश्न है हालांकि रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ ऐड कर लिए। क्यों? क्योंकि यह साइंस में भी काउंट हो जाएगा। तो एल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, इसमें आपको समूह से अलग बताना है। तो एल्युमिनियम एक प्रकार का क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। जिंक भी क्या है? धातु है। लेकिन जो क्लोरीन है क्या है? अधातु है। इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पहचानना किस तरह से कि धातु कौन है और अधातु कौन है। धातु
जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अधातु जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 नहीं यहाँ लेंगे, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में क्या कहलाएगा? अधातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा क्या कहलाएगा? अकीरिय गैस। अकीरिय गैस। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 होगा क्या कहलाएगा? उपधातु। तो कभी कभी 4 को भी अधातु में ऐड कर लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन इतना आप करिएगा, इसको और शॉर्ट में कर देना आपको। तो शॉर्ट में हम किस तरह से कर सकते हैं? जिसके लास्ट में मा लगा हो, अधिकतर के लास्ट में जिसके लास्ट में मा लगा होगा, मा से मेटल, और मा से मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। तो जिसके लास्ट में मा लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? धातु। एल्युमिनियम लास्ट में मा है, धातु होगा। तो बोलिए सर कॉपर, जिंक में तो मा नहीं लगा हुआ। तो जिसमें मा नहीं लगा हुआ उसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, जैसे सोना, सोना क्या है? धातु है। कॉपर यानी तांबा धातु है। जिंक धातु है। तो कुछ ऐसे भी है जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, जैसे में चांदी क्या है? धातु है। तो आप इसको पहचान जाइएगा। लेकिन अधिकतर के लास्ट में क्या लगा रहेगा? मा। तो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक ये सब क्या है? धातु है। क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप का है, ग्रुप यानी वर्ग 17। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, और क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है तत्व? मैग्नीशियम, जिसके कारण से पत्ते हरे होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऋग वेद। इसमें क्या है? मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण, यानी ऋग वेद में मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों का उच्चारण किसमें? ऋग वेद में। अथर्ववेद, सामवेद, तो सा से सामवेद और सा से संगीत, संगीत। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या हो जाएगा? जादू टोना। देखिए यजुर्वेद, देखिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन करेगा तो हम आपको उपाय बता दे रहे, क्योंकि जुगाड़ है मेरे पास। तो अगर मेरे से पास यानी जुगाड़ है, तो अगर हमसे गलती हो रहा है तो आपसे भी गलती हो सकता है, तो इसलिए जुगाड़ रखना बहुत जरूरी है। तो यानी हमसे गलती हो रहा है तो यजुर्वेद, तो यहाँ पे इसमें जादू टोना नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ देखें कि या है, तो या से क्या हो जाएगा? यज्ञ, यानी यज्ञ से संबंधित कौन है? यजुर्वेद। सा से संगीत, यानी सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना, जादू टोना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जादू टोना। तो संगीत से संबंधित कौन है? सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न ये पूछ रहा कोरियोलिस बल, तो सर पहले तो यही पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कोरियोलिस बल होता क्या है। कोरियोलिस बल होता क्या है तो समझना पड़ेगा कि कोरियोलिस बल होता क्या है। तो आप तो पृथ्वी के बारे में जानते हैं, तो जी सर, तो पृथ्वी के अगर बारे में आप जानते हैं तो पृथ्वी, आपको मालूम है कि पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। तो जब पृथ्वी घूमती है यानी चक्कर लगाती है, तो जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो आपको मालूम है पृथ्वी जो चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। लेकिन क्या सर सूर्य तो पूरब से पश्चिम जाते हुए दिखाई देता है। तो जो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है पृथ्वी। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप कभी बस पे बैठे होंगे तो आप देखे होंगे ध्यान से कि जो पेड़ पौधा होता है, बस जिस डायरेक्शन में जाती है उसका जस्ट मतलब विपरीत आपको दिखाई देता है। जैसे पेड़ पौधे सब अगर आप ध्यान से देखें कभी बस पे बैठकर, तो जिस डायरेक्शन में बस जाएगी यानी बस जाती है तो उसका जस्ट अपोजिट साइड दिखाई देगा। मतलब पेड़ पौधा भागते हुए लगेगा कि पेड़ पौधा भी चल रहा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलता है यानी दिखाई देता है। उसी तरह से जस्ट यहाँ होता है, जो सूर्य है क्या है? स्थिर है,
जो सूर्य है स्थिर है और पृथ्वी क्या है, घूम रही है। तो पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य स्थिर है, तो सूर्य जो है उल्टा दिखाई देगा। तो यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, तो जो सूर्य है पूर्व से पश्चिम, तो इसलिए पूर्व से पश्चिम हमको दिखाई देता है, मतलब हम उसको देख पाते हैं। तो यहाँ कोरियोलिस बल के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कोरियोलिस बल है जो एक प्रकार का क्या है, आभासी बल है। एक प्रकार का क्या है, आभासी बल है। जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न एक आभासी बल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल बोलते हैं। तो यहाँ पे सर आभासी बल है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ इमेज देखिए तो समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप इमेज देख रहे हो तो लिखा गया है ट्रेड विंड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, यानी इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवने। तो व्यापारिक पवने कहाँ से कहाँ डिग्री कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है, डिग्री पूछ लेता है। तो व्यापारिक जो पवने है 30 डिग्री अक्षांश से लेकर, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच कौन सा पवने चलता है, व्यापारिक पवने। ये भी आप याद रखें, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल जैसे मान ली पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रहे हैं, तो मान लीजिए चक्कर इस तरह से लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पवने यानी जो हवा यहाँ पे जो चलेगा उल्टा चलेगा। जैसे में चक्कर इस साइड लगा रहा है, इस तरह से हम लोग घूम रहे हैं। जैसे मगर मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक के पीछे आपका मान लीजिए पीछे कोई आपका फ्रेंड या दोस्त बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो उसका जो बाल है कौन साइड उड़ेगा, बस यानी जो आप बाइक चला रहे हैं जिस दिशा में डायरेक्शन में, या उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में। तो बोलिए सर ये तो विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। तो जस्ट यहाँ भी उसी का नियम लगता है, यानी उसी का यहाँ पे क्या लगेगा, रूल लगेगा। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमेगी तो जो पवने है, जो हवा है, कौन साइड चलेगी, यानी विपरीत साइड। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि निम्न दाब, यानी इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगता है, उच्च दाब से निम्न दाब। यानी जो यहाँ पे मान लीजिए उच्च दाब है, यहाँ पे क्या है, उच्च दाब है, और यहाँ पे निम्न दाब। तो जो पवने चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो बोलिए सर यहाँ ध्रुव पे यहाँ पे उच्च दाब है, इसलिए पवने देखिए उच्च दाब से निम्न दाब, यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होता है, यहाँ पे उच्च दाब, फिर यहाँ पे निम्न दाब, यहाँ पे उच्च दाब, यहाँ पे निम्न दाब और यहाँ पे उच्च दाब। तो यहाँ पे उच्च दाब, तो इसलिए तो उच्च दाब से निम्न दाब पवने चलती है। यहाँ पे उच्च दाब है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने चलती है, और यहाँ पे उच्च दाब। यानी आपको एक साइड याद रखना और एक गैप करके आपको बढ़ाते जाना है। क्या होगा, उच्च दाब, उसके बाद निम्न दाब, क्या होगा, निम्न। देखिए यहाँ पे देखिए फिर से सुनिएगा, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब और उच्च दाब। मतलब एक गैप करके आपको बढ़ाते जाना है, एक बार उच्च दाब होगा तो एक बार निम्न दाब होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो प्रश्न पूछेगा कोरियोलिस बल में उत्तरी गोलार्ध में पवने किस दिशा में चलती है। तो आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछेगा कोरियोलिस बल में, यानी कोरियोलिस बल यानी के अनुसार जो पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है, यानी डायरेक्शन में, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आंसर क्या होगा, दायां साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में बायां साइड। इसको आप याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दायां साइड, दक्षिणी गोलार्ध में बायां साइड। तो यहाँ से भी इतना याद रखिएगा। और ये जो अक्षांश पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे प्रश्न है जो कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह अक्षांश पे निर्भर करता है, तो इसका आंसर ये होगा, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी तुरंत आपको बताएं, जैसे में मान लीजिए कि चक्कर लगा रहे हैं और हम इसको चक्कर लगा रहे हैं, तो स्पीड हम लोग कहाँ चलेंगे, जो नज़दीक वाला घेरा रहेगा उस पर। तो यहाँ अधिकतम होता है, ये सही है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता, यह भूमध्य रेखा पे नहीं होता। जो कोरियोलिस बल है भूमध्य रेखा पे होता ही नहीं है, ये ध्रुवों के पास होता है, ये भी सही है।
यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न नहीं होता। तो किसके कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हैली या धूमकेतु अब कब दिखाई देगी? 75 वर्ष पे दिखाई देती है। कितना वर्ष पे? 75 वर्ष पे। तो इससे पहले 1986 में, तो 1986 में 75 अगर आप जोड़िएगा 75, इससे पहले कब दिखाई दी थी? यानी दिखाई दिया गया था हैली धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था। तो 1986 में अगर आप 75 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 200 यानी 2061। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब कब दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2061 में। नेक्स्ट है कि वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? संसद भवन से। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? 15% यानी 15%। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? 15%। लेकिन अपवाद आप याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? दिल्ली 10%। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक याम-उत्तर रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन रेखाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए यूएसए। भारत में एक ही मानक समय रेखा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन दिया गया था, बिहार दरोगा में पूछा गया था प्रश्न कि भारत जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है? तो आंसर में आप याद रखिएगा कि अगर आपको राज्य याद है कि कौन कौन से राज्य से होकर यानी जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखिए भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। रॉकेट डॉट के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। संवेग संरक्षण। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम सेकेंड आंसर। ये मान लीजिए अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सेकेंड आंसर क्या होगा? न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रवावस्था में मौजूद होती है? पारा। धातु पूछा गया है तो पारा। अधातु पूछा जाएगा तो क्या होगा? ब्रोमीन। इसमें भी आपको जुगाड़ लगा लेना है। देखिए पारा 2 अक्षर का है तो धातु भी 2 अक्षर, ब्रोमीन 3 अक्षर का, अधातु भी 3 अक्षर। तो ब्रोमीन यानी द्रवावस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कौन सा धातु द्रवावस्था में पाया जाता है? पारा। कौन सा अधातु बोल दिया क्या? अगर पूछेगा कौन सा धातु द्रवावस्था में पाया जाता है? पारा। कौन सा धातु द्रवावस्था में पाया जाता है? पारा। और कौन सा अधातु द्रवावस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है कि एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। हम लोग जो भी प्रश्न को कलेक्ट किए थे सारा प्रश्न हम आपको करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।